कहानी की शुरुआत में हमें मैरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शहर से बाहर गाड़ी चला रही होती है। वो अपने बेटे के साथ अपनी बहन से मिलने दूसरे शहर जा रही होती है। ये दोनों हुआयूं शहर रहते हैं। एलाइजा के पिता अभी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैरी अपने बेटे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ये जीपीएस के थ्रू दूसरे शहर जा रहे होते हैं और तभी इनका जीपीएस काम करना बंद कर देता है, इसलिए गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मैरी अपनी गाड़ी को वहां से मोड़ती है और तभी उसकी गाड़ी बुरी तरह से हिलना शुरू हो जाती है। उसके गाड़ी के जो ग्लास होते हैं वो अपने आप ही टूटने लगते हैं। अब इससे पहले कि मैरी और कुछ समझ पाती, उसकी गाड़ी के ठीक ऊपर से बहुत बड़ा प्लेन गुजरता है। वो प्लेन बहुत ही पुराना होता है और वो क्रैश हो जाता है। मैरी का बेटा भागता हुआ उस प्लेन के पास पहुंच जाता है। मैरी भी उसके पीछे पीछे वहां जाती है। मैरी ये बात देखती है कि ये प्लेन बहुत ही पुराना है और इस तरीके के प्लेन आजकल नहीं बनते हैं। दरअसल वर्ल्ड वार 2 के दौर में यूएस आर्मी इस तरीके के प्लेन दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। अब मैरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। और तभी एलाइजा को प्लेन के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। दरअसल पायलट अभी भी इस प्लेन के अंदर जिंदा होता है। वो अपनी मॉम को ये बात बताता है। मैरी भागते हुए प्लेन के बिल्कुल पास चली जाती है, जहां वो देखती है कि पायलट अब भी प्लेन के अंदर है और वो पूरी तरह से होश में नहीं है। प्लेन में आग भी लग चुकी थी और अगर जल्दी से पायलट को बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मैरी बाहर से गिलास को जोर जोर से पटक कर उस पायलट को होश में लाती है। उसके बाद उस प्लेन के डोर को खोलने में उसकी वो मदद करती है। पायलट को वो बाहर निकाल लेती है। अब पायलट पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन पायलट इस जगह पर पहुंचकर बहुत ही बुरी तरीके से हैरान है। यहाँ पर पूरा वातावरण शांत था, जबकि वो वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा था, जहाँ पर वो जंग में शामिल था और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया। ना उसको ये पता है कि ये साल 2024 चल रहा है। वो मैरी को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और पूछता है, क्या तुम लोग जर्मन हो और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? ये वॉर का वक्त है, चारों तरफ खतरा है, तुम्हें यहाँ से घर वापस चले जाना चाहिए। मैरी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही साथ वो उसको बताती है कि यहाँ कोई जंग नहीं चल रही है। पायलट से सुनने के बाद कहता है कि पूरा जर्मनी जल रहा है। तभी मैरी का बेटा कहता है कि ये जर्मनी नहीं, यूनाइटेड स्टेट है। ये सुनकर पायलट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चारों तरफ देखता है और देखता है कि सचमुच यहाँ पर तो कोई जंग नहीं चल रही है। तभी उसे सामने एक पानी का टैंक नजर आता है और साथ ही साथ उसको यह एहसास हो जाता है कि वो उसके होम टाउन पहुंच चुका है, पर कैसे उसे कुछ नहीं पता। दरअसल ये पायलट 1945 से 2024 में पहुंच चुका है, लेकिन ये बात उसको नहीं पता। तभी आसमान में एक बादल को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वार्म होल की तरह होता है। शायद इसी से टाइम ट्रैवल करके वो 80 साल आगे पहुंच चुका है। अब मैरी ने पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी थी, तो पुलिस उसको अस्पताल लेकर आती है क्योंकि उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से अनस्टेबल है। फिर ऑफिसर मैरी को पूछता है कि क्या हुआ था। मैरी पुलिस को बताती है कि मेरा जीपीएस खराब हो गया था। उसके बाद मैं गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ जा रही थी, तभी एक प्लेन मेरी गाड़ी के ऊपर से क्रैश हो गया, जिसके अंदर ये पायलट था और बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहा था। ये हमें बता रहा था कि ये वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा है। इसका प्लेन क्रैश हो गया और ये इस जगह पर पहुंच गया। ना ही मैरी को और ना ही उस पुलिस ऑफिसर को उस पायलट की बातों पर यकीन है, मगर मैरी के बेटे एलाइजा को लगता है कि पायलट जो भी कुछ कह रहा है वो सब कुछ सच है। इसीलिए चुपके से वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर पायलट लेटा होता है। वो इस वक्त सोया हुआ है। एलाइजा धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसके गले में एक लॉकेट होता है जिसके ऊपर उसका नाम होता है। एलाइजा जैसे ही उस लॉकेट को हाथ लगाता है, वो पायलट जाग जाता है और एलाइजा के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे एलाइजा डर जाता है। उसके बाद पायलट उसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है और उसे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों कैद किया गया है। एलाइजा उसे बताता है कि ये ओहायो शहर है और यहाँ सबको ये लग रहा है कि तुमने जो भी कुछ बताया है वो झूठ है, इसीलिए उनको तुम पर शक है। दरअसल पायलट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या होने लगा है। वो एलाइजा से ये पूछता है, क्या क्रिसमस का दिन निकल गया? उसकी बात को सुनकर एलाइजा हैरान हो जाता है। वो कहता है वो तो दिसंबर में आता है और ये सितंबर का महीना है और इसका मतलब ये है कि अब क्रिसमस को आने को बहुत महीने बाकी है। जब पायलट लड़ रहा था तो वो दिसंबर का महीना था और वो क्रिसमस में अपने घर पर जाना चाहता था। पायलट को नहीं समझ में आता है कि इतने महीने कैसे बीत गए। दरअसल उसको लग रहा होता है कि ये 1945 है। वो कहता है कि मैं अपने घर पर जाना चाहता हूँ
एलाइजा कहता है कि वो लोग तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। उसके बाद पायलट एलाइजा को चॉकलेट देता है और कहता है कि ये मुझे मेरी वाइफ ने दी थी गुड लक के तौर पर, इसीलिए मैंने इस चॉकलेट को कभी नहीं खाया, क्योंकि ये चॉकलेट जब भी मेरे पास होती है तो मुझे कुछ नहीं होता है। वो चॉकलेट एलाइजा अपने पास में रख लेता है और तभी दरवाजे के बाहर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो पायलट को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। पायलट एलाइजा से कहता है कि यहाँ पास में ही एक पुलिस स्टेशन है और वहाँ पर एक शेरिफ है जो मेरा दोस्त है, उसको मेरे बारे में सब कुछ बताओ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। उसके बाद पुलिस अंदर आ जाती है और पायलट को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया जाता है। वही मेरी की गाड़ी अब रिपेयर हो चुकी है, इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर उसकी बहन के पास निकल जाती है। लेकिन एलाइजा के दिमाग में तो पायलट की बातें घूम रही होती है। वो उसकी मदद करना चाहता है। वो अपनी मॉम को सब कुछ बताता है और कहता है कि यही रास्ते में पास में एक पुलिस स्टेशन है और वहाँ पर एक शरीफ है, उसका नाम स्टीफन है, जो उसका दोस्त है। तो हमें पायलट के बारे में सब कुछ उसके दोस्त उस शरीफ को बता देना चाहिए ताकि वो शरीफ उसकी मदद कर सके। मैरी को ये बात पता है कि उस पायलट की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अपने बेटे को यकीन दिलाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर उस शरीफ स्टीफन के बारे में पूछती है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो कहता है कि इस नाम का यहाँ पर कोई शरीफ नहीं है। वही उसका बेटा एडमिरल की पुरानी चीजों को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है और एलाइजा चालाकी से उस फोटो को अपने पास में रख लेता है। उसके बाद उसकी मॉम उसको बाहर लेकर आती है। तभी एलाइजा उसकी मॉम को वो फोटो दिखाता है। पहले तो उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि बिना परमिशन के उसने कोई चीज वहाँ से उठाई थी। तब एलाइजा कहता है कि ये फोटो देखो, ये सन 1930 की है और इस फोटो में वो पायलट है जिसका प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन फिर भी उसकी मॉम को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं है। वो कहती है कि हो सकता है ये उसके ग्रैंडफादर हो। वही अभी हमें उस साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ पर गवर्नमेंट की एक खास टीम आती है जिसमें बेल नाम का एक ऑफिसर होता है जो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी होती है। वो अपने गैजेट से आसमान में उस बादल को देखता है। वो एक ओम होल की तरह होता है और ऐसा लग रहा होता है कि बेल को पहले से इस बात के बारे में पता है। इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस पायलट पर हॉस्पिटल में नजर रखो। उसके बाद वो ऑफिसर अपनी टीम लेकर पायलट को देखने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर अभी वैज्ञानिकों की एक टीम आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर कई बार अपने आप ही जमीन वाइब्रेट होने लगती है और इसी वाइब्रेशन की वजह से मेरी के गाड़ी के ग्लासेस अपने आप ही टूटने लगे थे। और वो वैज्ञानिक ऑफिसर बेल को ये भी कहता है कि हमें पता है कि इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, पर अगर उस पायलट को हम उसके वक्त में वापस नहीं भेज पाए तो हम क्या करेंगे। ऑफिसर बेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी हॉस्पिटल में हमें उस पायलट को दिखाया जाता है जो कि नर्स को बेहोश करके एक ऑफिसर के कपड़े पहनकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके सामने से एक लड़की गुजरती है जो कि वीडियो कॉल पर किसी से बातें कर रही होती है। पायलट ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके वक्त में इस तरीके के गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। तभी आसमान से फाइटर जेट उसको जाते हुए नजर आते हैं। इन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। बाकी पार्किंग में यहाँ जितनी भी गाड़ियां हैं उतनी गाड़ियां उसके वक्त में इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी। पायलट को यकीन होने लगता है कि कुछ न कुछ तो यहाँ गड़बड़ जरूर है। तभी एलाइजा और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। उनकी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोक देती है। एलाइजा को गाड़ी के अंदर एक लेटर मिलता है। उस लेटर से उसको पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसको आंटी से मिलवाने के लिए नहीं बल्कि वहां छोड़ने के लिए जा रही है और अब वो आगे से वही रहेगा। दरअसल अकेले उसकी मॉम उसको नहीं संभाल सकती थी। अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है जो कि खुद भी एक पायलट हुआ करते थे, लेकिन अफगानिस्तान के जंग में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इस बात से एलाइजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी मॉम के साथ रहना चाहता है। हालांकि उसकी मॉम भी उसे छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन वो मजबूर है। अब जब वो गाड़ी से यहाँ से निकलते हैं तभी इनकी गाड़ी से एक बाइक टकराती है और ये बाइक उसी पायलट की होती है जो अभी अभी हॉस्पिटल से भागा था। एलाइजा और उसकी मॉम गाड़ी से बाहर आते हैं और उसको वो फोटो दिखाते हैं जो उसने उस पुलिस स्टेशन से ली थी। उस फोटो को पायलट पहचान जाता है और वो कहता है कि ये मैं हूँ और मेरे साथ जो ये खड़ा है ये मेरा दोस्त है जो कि शेरिफ है जिसका नाम स्टीफन है। मैं भी पहले एक पुलिस ऑफिसर ही था, लेकिन जब बर्न हार्बर के ऊपर हमला हुआ उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। अब एलाइजा अपनी मॉम से कहता है कि हमें इस पायलट की पहले मदद करनी चाहिए। मैरी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो पायलट से पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो।
पायलट कहता है कि मैं अपने घर पर जाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैरी उसकी बात मान जाती है और अब वो उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है। लेकिन अब पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका घर कहाँ पर है, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। जो घर वहाँ पर थे अब वो वहाँ पर नहीं है और बहुत सारे नए नए घर बन चुके हैं। शहर का तो पूरा नक्शा ही बदल चुका है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसको अपना घर मिल ही जाता है। वो भागते हुए अपने घर के अंदर घुस जाता है और अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है और वहाँ से एक नर्स बाहर निकलती है और वो कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा। और वो अब अपने घर की चीजों को देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी फोटोज उसकी पत्नी की है, जिसमें धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती हुई नजर आती है। साथ ही उसके अपने बच्चे भी हैं, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि सच में वो अपने उस वक्त में नहीं है, यानी कि वो 1945 से टाइम ट्रैवल करके 2024 में पहुंच चुका है। वो कभी घर पर वापस लौटा ही नहीं था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और उसके बच्चे भी हैं। और अब पायलट उसकी पत्नी से, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, बिना मिले ही वहां से जाना चाहता है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर बेल पूरी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। वो पायलट से कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दरअसल तुम टाइम ट्रैवल करके हमारे वक्त में पहुंच चुके हो और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुम्हें तुम्हारे वक्त में वापस भेज सकते हैं, जहां पर तुम फिर से अपनी पत्नी को मिल सकते हो। अगर तुम अपने वक्त में वापस नहीं गए तो उससे बहुत सारी चीजें बदल जाएगी और उससे दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पायलट अपनी पत्नी से मिलना चाहता है क्योंकि उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। वही एलाइजा और उसकी मॉम को घर के अंदर दिखाया जाता है, जो गूगल पर चेक करते हैं कि उस जंग में पायलट की मृत्यु हो गई थी। एलाइजा तभी भाग के बाहर आता है और कहता है कि अगर तुम वापस जाओगे तो उस जंग में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मारे जाओगे। इसीलिए एलाइजा और पायलट वहां से एलाइजा के मॉम के गाड़ी से वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों के दोनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल एलाइजा को पायलट के अंदर अपने पिता की छवि नजर आती है, इसीलिए वो चाहता है कि पायलट वापस नहीं जाना चाहिए, वो उसके साथ रहना चाहता है। पायलट एलाइजा को एक इमारत दिखाता है और कहता है कि जंग में जाने से पहले मैं मेरी पत्नी के साथ यहाँ गया था और मैंने उसके साथ वहाँ पर डांस किया था और शायद अभी यही सही होगा कि मुझे शायद अपने समय में वापस चले जाना चाहिए। एलाइजा कहता है कि तुम नहीं जा सकते, मेरे पिता भी एक पायलट थे और अगर तुम समय यात्रा करके यहाँ पर आए हो तो ये शायद ईश्वर की मर्जी है, वो चाहते हैं कि हम साथ में रहें। लेकिन पायलट कहता है कि नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। तभी एलाइजा उसकी बात मान जाता है और कहता है कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो अपने साथ ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर जाओ जिससे तुम बच पाओ। उसके बाद ऑफिसर बेल और मेरी को दिखाया जाता है और वो ऑफिसर मेरी को बताता है कि अगर हमने पायलट को वापस नहीं भेजा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही हो जाएगी। अक्सर तुमने न्यूज़ में देखा ही होगा कि बहुत बड़ी बड़ी तबाहियाँ हो जाती है और वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि जब कोई टाइम ट्रैवल करके हमारे वक्त में आता है और वो वापस नहीं जाता। अब हमारे पास कुछ ही घंटे हैं, अगर हमने उस पायलट को वापस नहीं भेजा तो हो सकता है कई लोगों की मृत्यु हो जाए। ये सुनकर मैरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसका बेटा उस पायलट के साथ होता है। लेकिन तभी रात को खुद ही वो पायलट हेडक्वार्टर्स के पास आ जाता है। मैरी उसको सब कुछ समझाती है। पायलट वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वापस जाने से पहले वो अपनी पत्नी को मिलना चाहता है। वापस वो अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी होती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी से मिलता है, मगर उसकी पत्नी को लगता है कि ये एक सपना है। उसकी पत्नी ने अब भी उस लॉकेट को अपने पास संभाले रखा होता है जिसमें पायलट की फोटो होती है। इसके बाद पायलट अपनी पत्नी के साथ डांस करता है और उसे अलविदा कहकर वापस हेडक्वार्टर आ जाता है, जहाँ उसके प्लेन को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया गया है। वही उसको ये भी बताया जाता है कि उसकी कोई भी चीज अतीत की हम अपने पास नहीं रखते हैं, इससे बहुत कुछ यहाँ पर बदल सकता है। तभी पायलट को याद आता है कि उसके पास एक चॉकलेट हुआ करती थी जो कि उसकी पत्नी ने उसको गुड लक के तौर पर दी थी, जो कि अब एलाइजा के पास है। वो एलाइजा के पास जाकर अपनी चॉकलेट वापस मांगता है। एलाइजा कहता है कि वो चॉकलेट तो मैं खा चुका हूँ। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं, पर पायलट कहता है कि वो तो एक गुड लक था, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और अब अपने वो उसी प्लेन में बैठकर उसी बादल की तरफ निकल पड़ता है जो एक वार्म होल की तरह है, जो कि अब बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है। उसे वक्त में वहां पर पहुंचना ही होगा, मगर इससे पहले कि वो बंद होता पायलट उसके अंदर एंटर कर जाता है और इसका मतलब यह है कि वो सन 1945 में वापस पहुंच चुका है। सब उसे देखते रहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, वापस जाने के बाद उस समय में पायलट के साथ क्या हुआ होगा, क्या उस समय में फ्यूचर में वो जिंदा बच पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।